नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली बार के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने आए थे उसके जो रेस्पॉन्स आया उसी के हिसाब से मैंने नए क्वेश्चन और निकाले हैं केमिस्ट्री के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज की इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। और आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर केमिस्ट्री सो ईजी। नॉर्मल हमारे माइंड में ये बात आती है कि केमिस्ट्री में हम किस कंसेप्ट को कैसे समझ पाएंगे, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। केमिस्ट्री का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और बहुत स्कोरिंग कर सकते हैं अपने आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जेट हो गया, सीयूटी हो गया, उन दोनों के अंदर। तो आप इस लिंक को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस लिंक को पहुँचाया जा पाए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्लोरीन माइनस Cl माइनस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। आपके सामने पूछा गया है Cl माइनस में प्रोटॉन कितने होंगे। तो अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें, बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि जब क्लोरीन के ऊपर माइनस या प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस और माइनस लगने का मतलब किस में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉनों के अंदर। प्रोटॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं मित्रों, नाभिक के अंदर। और कक्षाओं में बाहर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और प्लस और माइनस का मतलब आप जानते हैं, धनावेश का होना या ऋणावेश का होना, यह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन के निकलने पर या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर। तो ये Cl माइनस जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही माइनस लगाया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो देखिएगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 17 प्रोटॉन होंगे सामान्य परिस्थिति में और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे ही आप माइनस लगाते हो तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोटॉन कितने हैं। तो प्लस और माइनस लगने से प्रोटॉनों पर कोई प्रभाव नहीं आता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। आगे चलते हैं। ये ए नहीं होगा, सॉरी, इसको बोलते हैं जेड। परमाणु क्रमांक की बात हो रही है, ए का मतलब तो परमाणु भार हो जाता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 17। आगे चलते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, समस्थानिक और समभारिक का अंतर बताया था। समभारिक शब्द में दो शब्द मिल रहे हैं, आइसो। आइसो का मतलब होता है समान और भार का मतलब होता है वजन, भार, परमाणु भार। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है। विकल्प दे रखे हैं आपको, न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि समभारिक का मतलब होता है परमाणु भार का समान होना। परमाणु भार को हम व्यक्त किससे करते हैं, ए से। किससे व्यक्त करते हैं, ए से। ठीक है, ए से जब हम व्यक्त करते हैं तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P प्लस एन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। अब जब आप देखते हो कि समभारिक में समान क्या होना चाहिए, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग, वो ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, यहाँ पे केवल न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। अगर न्यूट्रॉन समान होते तो हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। प्रोटॉन समान होते हैं मतलब परमाणु क्रमांक समान हुआ, तो उसको तो कहा जाता है समस्थानिक। अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा है तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा या फिर न्यूक्लियॉन की संख्या समान होगी। तो आप याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को परमाणु भार तो कहते ही हैं, लेकिन इन दोनों कणों को एक साथ अगर बोलना चाहे तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन में कौन कौन शामिल है, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक में क्या समान होगा, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यूक्लियन। परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को कहा जाता है, और समभारिक के अंदर इन दोनों का योग जो ऊपर लिखा हुआ होता है वही इक्वल होता है। इस कारण से समभारिक का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन की संख्या समान होती है। आगे देखते हैं।
ये देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीमान प्रभाव। क्वेश्चन देखिएगा आप, जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव किस क्षेत्र में लाइनों के टूटने की व्याख्या करता है? जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें अलग अलग लाइनें होती है। उन लाइनों का विपाटन अलग अलग हो जाना दो क्षेत्र में होता है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक में, एक होता है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र में, एक होता है विद्युत क्षेत्र में। तो आप याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का विपाटन होता है उसे कहा जाता है जीमान प्रभाव, और अगर इन्हीं रेखाओं का विपाटन विद्युत क्षेत्र में हुआ तो उसे कहा जाएगा स्ट्राक प्रभाव। तो देखिएगा, जब ये विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहा जाएगा? स्ट्राक प्रभाव। और आपको पूछा है जीमान प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चुंबकीय क्षेत्र में। इस कारण से आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र में रेखाओं का विपाटन हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा स्ट्राक प्रभाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र में। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखिएगा, माइंड में ये आता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत टिपिकल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें। नहीं, आप बिल्कुल समझिएगा, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता, बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंड है, बस इसको इलेबरेट करके लिखा हुआ है। आप देखिएगा क्वेश्चन को, एक तत्व जिसका परमाणु भार यानी ए का मान दे रखा है आपको 40, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीक्वेंस या जो पैटर्न रहेगा वो दे रखा है आपके सामने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल, आपको क्या पूछा है? जेड का मान पूछा है और न्यूट्रॉनों का मान पूछा है। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और आपको बताया गया था सामान्य परिस्थिति में परमाणु की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है मित्रों? उदासीन होती है। उदासीन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण से आपको जब ये पता है, इनको जब आप काउंट करोगे, 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 उसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनों का आवेश ऋणात्मक होता है, उसके बराबर ही धनात्मक आवेश होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इस कारण से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 18। और प्रोटॉनों को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो वो तो 18 हो गया। अब देखिए, ये फॉर्मूले के अंदर हमको ये पता लग गया कि जेड का मान क्या है? 18, और ए का मान क्या है? 40। तो आपको बताया था कि अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इस मान में से इसको केवल माइनस करना था। तो 40 में से 18 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? ये वाला 18 और 22। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज हो गए। आपको पूछा क्या है इसके अंदर? जेड और ए के मान पता होने चाहिए थे। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 तो वैसे ही दिख रहा था, 40 आपको दे रखा है, केवल माइनस करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री कंसेप्ट पे चलती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे भी घुमा के लिखे क्वेश्चन, आप इस तरह से आंसर आराम से निकाल सकते हैं। हुआ ना? सिंपल है केमिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता लगता है इसमें क्या समान होंगे? इलेक्ट्रॉन समान होंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे। अब देखिए ऑप्शन आपको दो चीजें दे रखी, चारों ऑप्शन के अंदर, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दे रखा है। तो आपको क्या करना है? आपको इनका अगर परमाणु क्रमांक पता है
फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आप काउंट करोगे, मैंने बताया था, तो कितना होता है? 9। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। सामान्य परिस्थिति में अगर केवल F और O लिखा हुआ है, कोई आवेश नहीं है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो माइनस लगता है, निकलता है तो प्लस लगता है। तो इसमें आप इसको देखना, फर्स्ट ऑप्शन को। सामान्य रूप से F का मतलब कितने प्रोटॉन हो गए? 9। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 9। लेकिन यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, इस कारण से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और ऑक्सीजन का मैंने परमाणु क्रमांक आपको बताया 8, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ रखे? 2, तभी तो -2 लगा हुआ है। इस कारण से इसमें भी कितने हो जाएंगे? 2। तो इस दोनों के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन समान हुए, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आपने परमाणु पढ़ा होगा तो परमाणु में अलग अलग कोश होते हैं, आपको ध्यान होगा। कोश देखिएगा, KLMN, ये आपको ध्यान होगा। कोश, कोश के अंदर उपकोश होते हैं। उपकोश, इसके अंदर कौन सा होगा? केवल S होता है। इसके अंदर S और P दोनों होते हैं। M के अंदर S, P, D तीनों होते हैं, और N के अंदर चारों प्रेजेंट होते हैं, S, P, D और F। ये के N = 1, N = 2, N = 3 और N = 4 की बात है। आपको पूछा गया है निम्न में से किसी परमाणु में कौन सा कक्षक उपस्थित या सर्वाइव होता ही नहीं है, एक्सिस्ट ही नहीं करता है, नजर ही नहीं आता है। तो देखिएगा, फर्स्ट के अंदर क्या केवल S उपस्थित होता है, मतलब फर्स्ट के अंदर P भी नहीं है, D भी नहीं है और F भी नहीं है। सेकंड जब आप देखते हो L के अंदर S और P तो हैं, लेकिन D भी नहीं है, F भी नहीं है। थर्ड के अंदर जब आप देखते हो तो इसमें S भी है, P भी है, D भी है, लेकिन F नहीं है। और फोर्थ के अंदर चारों उपस्थित हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे पूछता हूं कि इन चारों को देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा इस विकल्प को। क्या 3 वाले खंड के अंदर S है? 3 वाले में S है, सही है। इसका मतलब ये उपस्थित होता है। आप तीसरा ऑप्शन देखिएगा, क्या 4 के अंदर D है? ये रहा 4, इसके अंदर D है, मतलब ये भी उपस्थित होता है। और तीसरा दे रखा 5F, मैंने बताया आपको 4 के ऊपर तो सब उपस्थित होते हैं, मतलब 5F भी उपस्थित होता है। अब वहां आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। 2F मतलब ये N, इसके अंदर क्या इसके अंदर F उपस्थित है? नहीं है, न D है और न F है। इस कारण से 2D भी नहीं होता है और 2F भी उपस्थित नहीं होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों 2F। ये बात समझ में आई आपको? इन चारों में से अगर आपको देखें तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर केवल S होता है, PDF नहीं। सेकंड के अंदर S और P दोनों होते हैं, DF नहीं। थर्ड के अंदर SPD तीनों होते हैं, F नहीं। वो 4 से सारे उपस्थित होते हैं। 4 के ऊपर सारे कक्षक उपस्थित होते हैं। उससे पहले कौन कौन नहीं होते हैं वो चार्ट आपके सामने बना हुआ है ना। केमिस्ट्री इजी, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आगे देखते हैं। सेम देखिएगा, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है इसमें प्रोटॉन कितने हैं। से बताइए आंसर आपके हिसाब से क्या होगा इसका? सेम आपको इन सबको जोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया जब आप जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उदासीन में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो आप इनको जोड़िए बस, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैग्नीशियम में जब 12 इलेक्ट्रॉन आपने भरे तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? उदासीन अवस्था में जितने प्लस होते हैं उतने के उतने माइनस होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कारण से इस पूरे बड़े क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा?
12। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 12। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक भी आप जानते हैं 12 होता है, इस कारण से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सामान्य परिस्थिति में कितने होंगे? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। आगे चलते हैं। सेम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। NH3 में के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। N का परमाणु क्रमांक होता है 7। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो देखिएगा, नाइट्रोजन तो एक ही है इस फॉर्मूले में, हाइड्रोजन इसमें 3 है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? नाइट्रोजन का अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है 7, इसका मतलब क्या हुआ? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी कितने हो गए? 7। और सामान्य परिस्थिति में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 7 तो हो गए इलेक्ट्रॉन किसके? N के। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जब 1 है तो उसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो ऐसे 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे पूछते कि NH3 के अंदर प्रोटॉन कितने हैं तो भी आपका आंसर 10 होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि NH3 के ऊपर कोई आवेश लगा हुआ नहीं है। उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। आवर्त सारणी में एक समूह में जब आप तत्वों को सम्मिलित करते हो तो किसी आधार पे करते होंगे, वो आधार क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, आवर्त सारणी में एक समूह में तत्वों को सम्मिलित किए जाने का आधार क्या है? विकल्प दे रखे हैं आपको। आयनिक विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IP, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? IP। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और विद्युत ऋणता, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EN, विद्युत ऋणता। और फोर्थ लिखा हुआ है सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपसे पूछा गया है कि जब आप आवर्त सारणी में किसी समूह को बनाते हो, समूह का मतलब वर्ग, वर्ग में जब आप चलते हो तो ऊपर से नीचे चलते हो, आवर्त में जब आप चलते हो तो बाएं से दाएं चलते हो। तो इनको बनाने का आधार क्या है? इनको बनाने का जो आधार है मित्रों वो है सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी आधार पे हम किसी वर्ग को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिएगा। जब आप परमाणु पढ़ेंगे तो उसमें एक नील्स बोर का सिद्धांत आता है। नील्स बोर ने 3 फॉर्मूले मेन दिए थे, त्रिज्या का, वेग का और ऊर्जा का। उसी में से क्वेश्चन बना हुआ है त्रिज्या के ऊपर। और सिंपल त्रिज्या नहीं पूछी गई है आपको, त्रिज्या का क्या पूछा गया है? अनुपात। अनुपात का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से देखिएगा, R1/R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। N1 का जो भी मान दे रखा है, N2 का जो भी मान दे रखा है, उसको आपको स्क्वायर करना है बस। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो एक कौन सा N का वैल्यू क्या दे रखा है? एक तो 2, एक दे रखा है N की वैल्यू 3। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक तो 2 का स्क्वायर होगा, एक 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला, 4:9। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4:9। और इस अगर आपको पूछें इसका फॉर्मूला तो ये रहा फॉर्मूला, R1/R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी समभारिक का मतलब क्या होता है। समभारिक में क्या समान होते हैं? समभारिक में हमेशा क्या समान होते हैं? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग। जो आपको ध्यान है इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखते हैं, ZX A। और इसमें जो A का मान है परमाणु भार, वो अगर समान है तो उसको क्या कहा जाएगा? समभारिक। तो आपको क्या करना है? आपको ऊपर का मान देखना है। अगर ऊपर का मान तीनों में समान है
तो डायरेक्ट ये किसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक। तो देखिएगा यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40, इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक, जिसमें क्या समान होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियन। न्यूक्लियनों का मतलब होता है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है, नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अगर हम आपने रदरफोर्ड का एक नियम देखा होगा, एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देखा होगा, उसमें यह बताया गया था कि परमाणु का सारा जो भार है वो उसके कहाँ निहित है, केंद्र में निहित है, और इस केंद्र को ही उसने क्या नाम दिया था, नाभिक। इस कारण से नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका, रदरफोर्ड। अगर आप बाकी देखते हो, पोलिंग, पोलिंग का संबंध है संकरण से। जब आप रासायनिक बंध पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा संकरण, तो पोलिंग का संबंध किससे है, संकरण से। थॉमसन का तो आप जानते हैं, थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया था, उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग सिद्धांत। तो थॉमसन का संबंध किससे है, प्लम पुडिंग सिद्धांत से। और डाल्टन तो आप जानते हो, सबसे पहले परमाणु की खोज ही किस वैज्ञानिक ने करी थी, डाल्टन ने। इसका आंसर आ जाएगा परमाणु की खोज। तो इस तरह से आप वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है मित्रों, रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट वन। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाले कोश के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं, उसी आधार पर आप इसका नाम दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ 2p कक्षक के लिए सही कौन सा होगा, n का मान कौन सा सही होगा, l का मान कौन सा सही होगा? तो n का मान मैं आपको बता दूं, n का मान वही मान होता है जो गणित का वर्ण लिखा हुआ है। गणित का जो फर्स्ट अक्षर लिखा हुआ है वो क्या होगा, n का मान हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। जब आप कक्षकों की बात करते हैं, कक्षक 4 ही होते हैं, s, p, d और f। देखिएगा s, p, d और f, इन चारों के लिए l के जो मान होते हैं वो इस तरह से होते हैं। s के लिए l का मान होगा 0, p के लिए 1, 2 के लिए d के लिए 2 और f के लिए होता है 3। तो अगर आपको यहाँ दिखा हुआ है p देखते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, p के लिए मान कितना होगा, 1। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिल रहा है, इसको देखिए आप सेकंड को। n का मान है 2 और l का मान है 1, इसको हम बोलते हैं 2p कक्षक। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ, s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए हमेशा 1 होता है, d के लिए हमेशा 2 होता है, f के लिए हमेशा 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी वर्ग में, मैंने बताया ना आपको, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने वाले को वर्ग कहा जाता है, बाएं से दाएं जाने वाले को आवर्त कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया वर्ग के ऊपर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण हमेशा बढ़ता है? तो अगर आपने किसी वर्ग को देखा होगा तो वर्ग में ऐसे चलते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चलने पर n का मान बढ़ता है इस तरह से। तो जब आप ऊपर से नीचे चलने पर n का मान बढ़ा रहे हो, मतलब आकार बढ़ ही रहा है, ऊपर से नीचे आने पर हमेशा n का मान बढ़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस कारण से आप याद रखिएगा, जब भी आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो हमेशा एक ही मान बढ़ेगा। वो मान कौन सा होगा, परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या का मान भी क्या होगा मित्रों, बढ़ जाएगा। इस कारण से आप याद रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा कौन सा गुण बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक मैंने बताया था आपको 30 तक याद होने चाहिए, उसमें से एक क्वेश्चन करीब करीब बन जाता है। परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, Z।
अगर आपको परमाणु क्रमांक ध्यान है और आपको ये ध्यान है, जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो फर्स्ट वाले के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। सेकंड वाले में हम 8 भरते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। तो जब आप इनको भरोगे तो सबसे पहले आप 2 भरोगे, ऑब्वियस बात है। फिर एल्यूमिनियम का नंबर जो होता है वो कितना होता है मित्रों? परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का होता है 13। तो फर्स्ट आपने 2 भर दिए, सेकंड वाले में कितने आ सकते हैं अधिकतम? 8। तो इस कारण से सेकंड में आपने क्या भर दिया? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। नंबर कितना है इसका? 13। तो उसके आगे जो बचेंगे वो कितने होंगे? 3। इस कारण से इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 2, 8 और 3। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, फिर देखिए रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था, प्रयोग किया था, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला था? थोड़ा सा आपको रदरफोर्ड के बारे में बताऊं। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उसने एक गोल्ड प्लेट रखी, सोने की पत्ती, उसके ऊपर अल्फा कणों के बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा कणों को उस पर भेजा, तो उसको कुछ अलग ही परिणाम मिला। उस परिणाम के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला परिणाम यह था कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, उस गोल्ड प्लेट के ऊपर से अधिकांश कण सीधे निकल गए। इसका मतलब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, परमाणु का अधिकतम भाग क्या है? खाली है। दूसरा परिणाम का क्या था उसका? कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, मतलब उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। और चूंकि आप जानते हो अल्फा कणों का आवेश होता है धनात्मक, तो धनात्मक कण जब जा रहा है और प्रतिकर्षित हुआ, इसका मतलब वहां पे भी कोई ना कोई चार्ज जो होगा वो क्या होगा? समान। समान कणों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इस कारण से जो बीच में जो केंद्र था, नाभिक था, उसका आवेश भी क्या हो गया? धनात्मक। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन निर्भर करता है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष क्या है। तो देखिए सभी धनात्मक भाग जो था वो, और तीसरा क्या था कि जब एक कण जो जा रहा था वो टकरा कर वापस पुनः लौट गया जहां से आया था, मतलब बीच में कोई भारी जगह थी, सॉलिड प्लेस था जहां से वो कण टकराया और वापस लौट गया। इस कण को ही तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था? नाभिक। इस कारण से देखिएगा सभी धनात्मक आयन एक छोटे से केंद्र में निहित होते हैं, भाग में निहित होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? नाभिक। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सभी धनात्मक आयन एक छोटे से भाग में निहित है और इस भाग को ही नाभिक कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो उसका आंसर होगा रदरफोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्बाउ प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा हो, परमाणु के अंदर आफ्बाउ में 3 नियम आते हैं, N+L का, पाउली का नियम और हुंड का नियम। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, देखिएगा। एक, दो, 3। नाइट्रोजन के विन्यास में ये 3 अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है। ये जब ऐसे उपस्थित होते हैं तो किस नियम के हिसाब से होते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको, आफ्बाउ सिद्धांत, पाउली का नियम, हुंड का नियम या अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हुंड ने यह नियम बोला था कि जब आप सुनिएगा, समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो पहले उन सब कक्षकों को आधा आधा भर दो। जब सब कक्षक आधे आधे भर जाएं, उसके बाद उनको युग्मित करो। तो आप जानते हैं पी कक्षक के कुल भाग कितने होते हैं? 3। उन तीनों के अंदर जब आप आधा आधा भरोगे तो इस तरह से भरोगे, 1, 2, 3। तो ये जो नियम था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? हुंड ने। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हुंड का नियम। तो नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या किस नियम के अंदर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हुंड का नियम। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन जब बनता है तो किस चीज का अंतर आ जाता है? क्लोराइड आयन का फॉर्मूला होता है Cl-, क्या होता है? Cl-। तो आपसे पूछा गया है क्लोरीन परमाणु, सामान्य परमाणु ये रहा,
ये सामान्य परमाणु क्लोरीन परमाणु। इस क्लोरीन परमाणु का और क्लोराइड आयन में जो परिवर्तन हुआ तो उसमें अंतर किस चीज का आया? विकल्प दे रखे हैं आपको, प्रोटोनों का, न्यूट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का। तो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि जब भी किसी परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस लगता है तो उसमें किसका परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉनों का। प्लस लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो यहाँ पे जो Cl माइनस पूछा हुआ है क्लोराइड आयन, इसका फॉर्मूला है Cl माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब परिवर्तन किस में हुआ? प्रोटोनों में या इलेक्ट्रॉन में? इलेक्ट्रॉनों में। इस कारण से अगर आपको पूछे कि क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन का अंतर किसका डिफरेंस शो करता है, तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतर शो करता है। ये बात समझ में आई आपको? आगे देखते हैं। पी कक्षक की आकृति। कक्षक 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आपको पूछा है इन चारों में से पी कक्षक की आकृति कितनी होती है। तो मैं उन चारों की आकृति बता दूं आपको। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक की जो आकृति होती है वो इस तरह से होती है। एस की आकृति होती है गोलाकार, पी की आकृति होती है डंबलाकार, डी की आकृति होती है द्विडंबलाकार, और एफ की आकृति होती है जटिल। क्या आकृति होती है? जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। एस का मतलब स्फीयर, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पूछें और इनका आकार कैसा होता है तो एस होता है स्फीयर, पी होता है डंबेल शेप, डी होता है बाई डंबेल, द्विडंबेल और एफ होता है जटिल। तो आपको पूछा गया है पी कक्षक की आकृति क्या होगी, तो आपके सामने आंसर है। इस कक्षक की आकृति क्या होगी? डंबलाकार होगी। तो पी कक्षक की जो आकृति होती है वो क्या होती है मित्रों? डंबलाकार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रॉन एल से के कक्ष में कूदता है, देखिएगा कक्षकों का सीक्वेंस ये होता है, पहले के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा और एन होगा। आपको पूछा गया है एल से के में। एल से के का मतलब हो गया, ये तो हो गया निम्न ऊर्जा स्तर। एल क्या हो गया? उच्च ऊर्जा स्तर। तो आपको ये पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा, मुक्त होगी ऊर्जा, या ना तो ऊर्जा मुक्त करेगा और न ही उत्सर्जित करेगा। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ समय तक तो एब्जॉर्ब करेगा, बाद में वो उत्सर्जित करेगा। इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है एल से के। एल का मतलब उच्च, एल का मतलब के का मतलब निम्न। तो क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा क्या होगा? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बचपन में साइकिल सबने चलाई होगी, अभी भी चलाते हैं नो डाउट। एक घाटा है, चढ़ाव है, उस चढ़ाव के ऊपर जब आप बैठे हुए हो, यहाँ साइकिल लेकर, ये चढ़ाव है और यहाँ पे आपको जाना है ऊपर की तरफ। तो ये आपके लिए तो क्या हुआ? निम्न ऊर्जा स्तर। ये क्या हो गया? उच्च ऊर्जा स्तर। तो आप ये बात सोचिए, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप साइकिल इजीली चढ़ा दोगे ऊपर? नहीं, आपको खड़ा रहकर पेडल मारना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप निम्न से उच्च में जा रहे हो, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जा रहे हो, तो आपको ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। कैसे ही करके पेडल मार के, जोर लगाकर, एनर्जी का यूज करके आप जब यहाँ पहुंचते हो, आगे ढलान है, आपको नीचे उतरना है। तो देखिएगा ये जो उच्च ऊर्जा स्तर है, यहाँ से आपको आना है निम्न ऊर्जा स्तर में। तो ये बताइए ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसने उतार कर भी पेडल मारे हों या और जोर जोर से साइकिल से पेडल मार रहे हो? जरूरत ही नहीं है। आप जब ढलान पे हो, हल्का सा साइकिल को पुश करो, साइकिल अपने आप उस उतार के सहारे नीचे आ जाती है। तो आप ये बताइए, जब आप उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहे हो या ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो क्या आपको ऊर्जा की आवश्यकता हुई? नहीं, आप स्मूथली बैठे हो, पेडल मारने की भी आपको जरूरत नहीं है।
ठंडी हवा आएगी आपके ऊपर, ऊर्जा रिलीज होगी, आपको ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से देखिएगा प्रश्न पे आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। इस कारण से क्या होगा, ऊर्जा को मुक्त करता है। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछते कि निम्न से उच्च में जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाता, फिर फर्स्ट वाला, ऊर्जा को अवशोषित करता है। लेकिन आपको पूछा गया है उच्च से निम्न में, उच्च से निम्न में आने में हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और निम्न से उच्च में जाने पर हमेशा ऊर्जा का क्या होता है मित्रों, अवशोषण होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका कंसेप्ट मैं आपको बताता रहूंगा। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी भी आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, केमिस्ट्री टफ नहीं है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, ये देखिए आपके सामने कितना क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है कि निम्न से उच्च में हाई ऊर्जा की अवशोषण होगा, अवशोषण करेंगे, और उच्च से निम्न में आने में ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, तो प्रश्न कैसे भी पूछें आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नोत्तरी के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे सबको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बने रहिए हमारे साथ इसी ABC एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।